हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे वातावरण का संरक्षण में स्वस्थानीय और बहिस्थानीय संरक्षण, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन स्वीट और एक्स स्वीट कंजर्वेशन। ये मुख्य रूप से देखिए दोस्तों, तो मुख्य परीक्षा जो होती है पीएससी एग्ज़ाम का उसके लिए है, और जो प्री का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यूजफुल है। लेकिन जो और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए शायद यूजफुल ना हो, इसलिए जो पीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके पास से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसका परिचय में देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या लिखा है, और पहले हम उससे पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या मटेरियल को इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे, परिचय के बाद देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं। इसके बाद जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, और प्रकार में ही आप देखिएगा तो इन स्वीट यानी स्वस्थानीय संरक्षण, और स्वस्थानीय संरक्षण में आपका राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षण स्थल और जर्म प्लाज्मा बैंक, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये 4 पॉइंट। इसके बाद आएंगे बहिस्थानीय संरक्षण यानी एक्स स्वीट कंजर्वेशन। इसके अंतर्गत आप देखेंगे जीव बैंक, बीज बैंक, इसके बाद इन विट्रो बैंक। इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे जैव विविधता संरक्षण में वन विभाग की प्रभावी भूमिका, और इसके बाद देखेंगे स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण हेतु प्रयास। तो यहाँ पर हमने लिखा है दोस्तों कि जैव विविधता, और कहीं कहीं पर देगा पर्यावरण संरक्षण, तो दोनों को इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जैव विविधता देगा तो वहाँ पर आप जैव विविधता लिखिएगा, और जहाँ पर पर्यावरण देगा वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को शामिल कर लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम में आपको इन स्वीट और एक्स स्वीट जो पढ़ना है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपका जैव विविधता संरक्षण में ही पढ़ना पड़ता है, इसीलिए इसमें इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर लास्ट में देखेंगे दोस्तों इसका निष्कर्ष। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आप इस मटेरियल को इंक्लूड करके लिख सकते हैं। तो हमने क्या क्या लिया है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। हमने मोबाइल को घुमा दिया। परिचय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास, जैव विविधता के संरक्षण के प्रकार में इन स्वीट और एक्स स्वीट। इसके बाद जैव विविधता संरक्षण में वन विभाग की भूमिका और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण हेतु उपाय, और लास्ट में निष्कर्ष। इसके बाद अगर जैव विविधता जब पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें जैव विविधता के महत्व समझेंगे, उसके क्या कारण है, उसके संरक्षण क्यों ज़रूरत है, साथ में देखेंगे उसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है, उनकी विशेषताएं क्या है। तो इस सारी चीज़ों को जैव विविधता में हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक साइड और इन साइड पढ़ना है, इसी चलते इसके लिए इतना ही पर्याप्त है। तो हमने चलिए क्या क्या अब इंक्लूड किया है इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिचय, तो परिचय से शुरू करते हैं। तो परिचय में हमने लिखा है कि भारतवर्ष जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न देश है। प्राचीन काल से ही वन एवं वन्य जीवन समाज के सहयोगी रहे हैं। भारत में वन्य जीवों का संरक्षण अति प्राचीन है। घने वनों की ऋषि मुनियों में आश्रय का शेर, आश्रम में जो थे वो शेर, हिरण एवं अन्य प्राणी निर्भयपूर्वक एक साथ विचरण करते थे, यानी एक साथ वहाँ पर देखें आसपास निवास करते थे, विचरण करते थे। आयुर्वेद में मानव को पशुओं की रक्षा करने का निर्देश दिया गया है। इसमें आयुर्वेद में श्लोक में कहा गया है द्विपाद चतुष्पाद पाही, यानी कि आप वनों की पशुओं को रक्षा कीजिए, यह मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य है। वैदिक काल के ऋषि काल में ही अगर देखा जाए दोस्तों तो वैदिक काल के ऋषि पर्यावरण की संतुलित बनाए रखने में वृक्षों, वनस्पतियों, औषधियों के महत्व को समझते थे, इसलिए उन्होंने वृक्षों, औषधियों का ही रक्षा एवं पूजा करने की शिक्षा दी है। स्वाधीते में नह हिंसी, यानी अर्थात वृक्ष की कुल्हाड़ी से मत काटो। भारत देश में वन्य जीव और वनस्पति की रक्षा में अभिरुचि एक प्राचीन सभ्यता रही है। तो ये हमने इस चीज़ों को परिचय में डाला है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर क्या प्रयास किए गए इसको भी देख लेते हैं। तो पहला प्रयास देखेंगे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान जैव विविधता के संधि यानी बायोडाइवर्सिटी ट्रेटजी पर 171 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए, जो दिसंबर 1993 से प्रभावी हो गए। इस संधि में मसौदे 3 प्रमुख बिंदु रखे गए थे। तो कौन कौन से 3 बिंदु थे? तो जैव विविधता के संरक्षण को सुरक्षित रखना, दूसरा हो जाएगा जैव संपदा को टिकाऊ उपयोग, और साथ में लिखा गया था यहाँ पर कि संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ को समुचित एवं बराबरी की भागीदारी होना। 3 चीज़ों को मुख्य रूप से जो सम्मेलन हुआ था इस चीज़ों को रखा गया था। उपरोक्त में देखा जाए दोस्तों तो 171 देशों में भारत भी शामिल है, परंतु अभी तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है।
आगे हमने लिखा है दोस्तों कि भारत में हिमालय का तराई जो क्षेत्र है दोस्तों, जैसे आपका तराई क्षेत्र आपका जो नेपाल वगैरह के इलाका है, बिहार वगैरह का जो इलाका है, तो ये तराई क्षेत्र में आता है आपका जो उत्तराखंड वगैरह है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर साथ में अगर देखें तो पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, यानी पूर्वी घाट आप लोग जानते होंगे और पश्चिमी घाट जो सह्याद्री भी नाम से जानते हैं। इसके बाद देखें दोस्तों तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो एमपी वगैरह के क्षेत्र में जो आप पढ़ते होंगे कि बीहड़ खंड का निर्माण करती है, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आपका पूर्वोत्तर भारत में चलेंगे दोस्तों तो असम, नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम, मणिपुर ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती है। यानी कि आप देखेंगे दोस्तों जहां पर उष्णकटिबंधीय वनों की बहुलता है, उस क्षेत्र में ज़्यादातर संकटग्रही प्रजातियां पाई जा रही है। क्योंकि पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, पूर्वोत्तर भारत, इस सब में देखें दोस्तों तो वनों की बहुलता है, लेकिन यहाँ पर प्रजातियों की भी उतनी ही विलुप्तता देखी जा रही है। यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ा जैव विविधता का हरासमेंट हो रहा है। तो इस चीज़ों को आप थोड़ा समझिए। इसके बाद हमने लिखा है कि भारत 160 जातियों के पेड़ों के पौधों का जन्म स्थान है। यानी कि 160 ऐसे पौधे हैं जिनका जन्म स्थान भारत में रहा है और भारत से ही दूसरे देश में इन्होंने फैला है। इसके अलावा 20 तरह के कंदमूल, फल एवं फसलें ऐसी हैं जो भारत से ही सारी दुनिया में फैली हुई है। 800 जातियों के ऐसे पौधे भी मिले हैं जिन्हें आदिवासियों ने जीवित रखा है अभी वर्तमान में। इसके संरक्षण के वर्तमान में नितांत आवश्यकता है। चिंता का विषय यह भी है कि पिछले 100 वर्षों में इतनी प्रजातियां समाप्त हो गई है जितनी पिछले 5000 वर्षों में भी समाप्त नहीं हुई थी। तो हमने इस सारी चीज़ों को लिखा है आपका जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं, उसके बाद हमने ये सब चीज़ों को लिखा है। इसके बाद इसी में लिखे हैं दोस्तों कि आज मानव ने न केवल उन्हीं प्रजातियों को संयोग करके रखा है जिनकी अधिक उपज होती है, यानी जिनका सबसे ज़्यादा अधिक होता है, लोग उसी को संरक्षण करके रखते हैं, जबकि भौगोलिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, वानिकी से संबंधित तमाम प्रजातियों के विलुप्त विकरण को खतरा बढ़ता जा रहा है, जिनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2000 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया है। तो ये प्रश्न पूछा सकता है कि कब जैव विविधता वर्ष घोषित किया था, तो 2010 को। इस वर्ष में विलुप्त होते जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाई जाएगी, ऐसा निर्देश दिया गया था। कब, तो 2010 में। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि जैव विविधता के संरक्षण के प्रकार। तो संरक्षण के प्रकार में आपको पता है कि दो चीज़ें हैं प्रकार। पहला हो जाएगा इन सीट संरक्षण और दूसरा हो जाएगा एक्स सीट संरक्षण। इन सीट में देखेंगे दोस्तों स्वस्थानीय संरक्षण, इसको हिंदी में देगा, तो आप यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप इंग्लिश वर्जन को भी पढ़ लीजिएगा एग्जाम में। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आते हैं उसको देखेंगे। तो इसके अंतर्गत जीव जंतुओं को उन्हें प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षित रखते हैं। जो जीव जंतु हैं उनको प्राकृतिक जो आवास, उन्हीं में उसको संरक्षण रखा जाता है। इन स्वीट यानी नाम से ही उल्लेख हो रहा है, उसके अंदर में ही सुरक्षित रखना, प्राकृतिक आवास में। इस संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पूरी भूमि एवं जल को सुरक्षित एवं संस्कृति करना भी है। यानी पूरी जो भूमि है, पूरी जो जल है, उसको भी संरक्षित और सुरक्षित करना है। जीव आरक्षित क्षेत्र जो हो जाएगा, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी एवं संरक्षित वन, इसके उदाहरण है। जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह देखते हैं, जो आरक्षित वन वगैरह देखते हैं, तो इन सब चीज़ें जो है इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ही आपके आते हैं, जहाँ पर जीव जंतु और वनस्पतियों अपने प्राकृतिक आवास में ही वृद्धि एवं विकास करते हैं। भारत में वे स्थान जिन्हें जैव विविधता हेतु इन स्वीट संरक्षण प्राप्त हो रहे हैं वे हैं। जहाँ पर इन स्वीट का संरक्षण प्राप्त हो रहा है वो स्थान को भी हमने इंक्लूड किया है। जैसे आपका हो जाएगा असम का कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो अभी देखे दोस्तों तो बाढ़ के चलते बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो जीव जंतु थे उनको विनाश हुआ था। क्योंकि असम में आपको पता होगा कि यहाँ पर जो नदी बहती है, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है, जो बहुत बड़ा विनाश के कारण बनी थी। इसके बाद देखें दोस्तों तो झारखंड का हजारीबाग नेशनल पार्क, इसके बाद एमपी का कान्हा नेशनल पार्क, इसके बाद आ जाएगा कर्नाटक का बंदीपुरा सेंचुरी, इसके बाद गुजरात का गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कश्मीर का डाचीग्राम सेंचुरी, केरल का पेरियार सेंचुरी, और पेरियार जो झील है दोस्तों आपको पता होगा, उड़ीसा का चिल्का झील, इसके बाद जगह भरतपुर का वर्ल्ड सेंचुरी, इसके बाद हो जाएगा दोस्तों वर्ल्ड सेंचुरी एवं सरिका नेशनल पार्क। इसके बाद हो जाएगा यूपी का आपका दो पार्क को संरक्षण दिया जा रहा है, जैसे हो जाएगा यूपी का कार्बेट नेशनल पार्क, साथ में दुधवा नेशनल पार्क आदि महत्वपूर्ण भारतीय संरक्षित क्षेत्र हैं। तो इसको समझ लीजिएगा, इसमें और हैं लेकिन हमने इतना लिखिएगा तो आपके एग्जाम की दृष्टि से एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि हाँ इसको जानकारी है। भारत सरकार के द्वारा एक विशेष दल का निर्माण किया गया है जिसके अनुसार देश के 4%
क्षेत्रफल राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीवों और बिहारों को इन स्वीट संरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये पूछ देगा कितने प्रतिशत इसके अंतर्गत लाया जाता है वनों को, तो 4% क्षेत्र इसके अंतर्गत पूरे भूभाग को रखा जाता है। इनको सुरक्षित क्षेत्र कहते हैं तथा इनकी देख रेख एवं इसका निर्माण जो है IWL करता है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ करती है। इन स्वीट के अंतर्गत ही संकटग्रस्त जातियों को संरक्षण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि इसके अंतर्गत किस किस के माध्यम से अभी जीवों को संरक्षण किया जाएगा, तब उस चीज़ों को भी हमने इंक्लूड किया है। जैसे आपका हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के माध्यम से, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों नेशनल पार्क के माध्यम से। जैसे कि आपका हो जाएगा कि वन्य जीवों के संरक्षण सबसे सरल उपाय जो है वो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना है। वन विभाग के अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान किसी भी अधिकारी के नियंत्रण में रहता है, जिसमें किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके गठन की स्वीकृति भारत सरकार देती है। और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में 1935 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में अगर देखा जाए दोस्तों तो आपको 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय उद्यान से संरक्षण प्रदान किया जा रहा है इन स्वीट चीज़ों को। इन स्वीट के अंतर्गत भी आप देखेंगे हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी अभ्यारण्य भी हमने उसी जैसे लिखा है दोस्तों। अभ्यारण्य की कितनी संख्या है उसको भी आप गूगल करके लिख सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हमने नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा फैक्ट हमको याद नहीं रहते हैं। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जीव विहार तथा अभ्यारण्य वह क्षेत्र होते हैं जो भारत सरकार की सहमति से प्रदेश सरकार यानी राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है, तथा अभ्यारण्यों को विशेष तो यह है कि उनमें स्थानीय लोगों की लकड़ी आदि प्राप्त करने का सुरक्षित रखता है। यानी इसके जो लकड़ी आदि प्राप्त जो करने का अधिकार होता है ग्रामीण लोगों को, वो सुरक्षित रहता है। लोगों को वन से प्रेम बना रहे इसलिए भी स्थानीय लोगों की सहभागिता इसमें बनी रहती है। ये हो जाएगा आपका अभ्यारण्य के अंतर्गत, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत। इसके बाद इसी में आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग जैव मंडल आरक्षण स्थल, यानी इन सब चीज़ों के चलते जो आपका इन स्वीट यानी स्वस्थानीय संरक्षण को प्रदान किया जा रहा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व को देखेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे दोस्तों कि यूनेस्को ने वर्ष 1971 में जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव मंडल आरक्षण स्थलों के संरक्षण हेतु अनेक कार्यक्रम स्थापित किए गए थे। जैव मंडल की सीमा बहुत बड़ी लंबी चौड़ी होती है। इसके अंतर्गत एक ऐसी भौगोलिक स्थिति वाला क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है जिसमें केवल वन क्षेत्र नहीं आते वरना गांव, शहरों आदि का विस्तार भी इसके अंतर्गत आता है। वर्ष 1973 में भारतीय मानव एवं जैव मंडल समिति ने 13 जैव मंडल आरक्षण स्थलों का चयन किया है। प्रथम अगर देखा जाए दोस्तों तो प्रथम जैव मंडल आरक्षण स्थल कौन था, तो नीलगिरी जैव मंडल का सेंचुरी किया गया था। अब नीलगिरी पर्वत जो आप लोग देखते हैं जहाँ पर ऊटी वगैरह है दोस्तों, ये तमिलनाडु का इलाका में पड़ता है। ये जैव मंडल आरक्षण स्थल जो होता है इसको सबसे पहला बनाया गया था और इसकी क्षेत्रफल था उस समय 5520 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। दूसरा आरक्षण स्थल बनाया गया था नंदी देवी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद 1988 में एक तीसरा जैव मंडल मध्य प्रदेश के कान्हा को आरक्षण स्थल के रूप में बनाया गया था। इस जैव मंडल में एक प्रावधान किया गया कि जल, भूमि, वायु आदि सुरक्षा और सभी प्रकार के जीव जंतु संरक्षित रह सके, तथा यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, क्योंकि ये भूदृश्य एवं पारिस्थितिकी एवं मानसिक दृष्टि से इसमें अनोखी विशेषताएं पाई जाती है। ये ठीक है उस प्रणाली की तरह है जिसमें योजनाएं बनाने वाली वैज्ञानिक तथा सब प्रबंधन के साथ स्थानीय लोग भी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि और जल के उपबंध के लिए सम्मिलित कार्यक्रम तैयार करने में भागीदारी बन सकते हैं। तीन सारी चीज़ों को इसमें दिलाया है। इसके अंतर्गत हम लोग चौथा देखेंगे जर्म प्लाज्म बैंक। अब जर्म प्लाज्म बैंक में क्या चीज़ होता है दोस्तों, इसको भी जान लिए। तो विश्व में करोड़ों प्रकार की पौधे एवं जानवर ऐसे हैं जिनकी वंशानुगत विविधता अनंत है, यानी उसमें बहुत सारे विभिन्नता देखने को मिलती है। भारत में ही धान की अगर बात करें दोस्तों तो 30,000 प्रजातियां पाई जाती है, किंतु अब इनकी संख्या घट रही है। इसके कारण अनेक हो सकते हैं, तो इसको भी लिख लीजिएगा आप इसमें। इस प्रकार के अन्य पौधे तथा जीव जंतुओं जो हैं उनके नस्लों के साथ हो रहा है, यानी इसी प्रकार से हरासमेंट हो रहा है। अतः वर्तमान में यह प्रयास किया जा रहा है कि लुप्त हो रही प्रजातियां जो जर्म प्लाज्म उनके यानी पैलेन, स्पोर्ट एवं सीड्स आदि के रूप में सुरक्षित रखे जाएं। इस प्रकार के संरक्षण को जर्म प्लाज्म बैंक कहा जाता है, यानी जो प्रजातियां विलुप्त हो रही है उसको जो बीज की तो उसको संरक्षित करने को ही जर्म प्लाज्म बैंक कहा जाता है। ये आपका आ जाएगा इन स्वीट संरक्षण के अंतर्गत। अब एक्स स्वीट क्या होता है उसको समझिए, यानी बहिस्थाने या बहिस्थानत संरक्षण,
एक्स स्वीट कंजर्वेशन। इस विधि के अंतर्गत जो होता है संकट जीव पादपों एवं प्राणियों को उनके आनुवंशिक क्षेत्र के द्वारा उनके प्राकृतिक आवास के बाहर कृत्रिम आवास में एक्स स्वीट विधि के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब ऐसी समझ में जाइएगा दोस्तों, एक्स मतलब क्या होता है बाहर, यानी एक्स स्वीट यानी उसको बाहर संरक्षण प्रदान किया जाता है उसके प्राकृतिक आवास से उसको बाहर निकाल के। वर्तमान समय में तीव्र गति से नष्ट हो रही प्राकृतिक आवासों के कारण संकट का पन जो प्रजातियों के संरक्षण को संवर्धन एवं अप्राकृतिक कृत्रिम आवास संरक्षण अधिक लाभकारी सिद्ध हुआ है। उसको एक कृत्रिम तरीके से आवास प्रदान करके किसी भी जीव को प्रजाति जो विलुप्त हो रही है उसको संरक्षण देना ही एक्स स्वीट संरक्षण होता है। यह संरक्षण जो होता है दोस्तों एक कृषि फसलों के अतिरिक्त देखें तो कुकुर एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, जो उन्नत नस्ल की पैदाइशी के लिए कुकुर नस्ल के कृत्रिम प्रावधान है उसको प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए समझिएगा थोड़ा सा। एवं पशुओं आदि में भी इस विधि के द्वारा विविधता को संरक्षित किया जाता है। इस कृत्रिम आवासों में प्रजातियों को प्राकृतिक आवास के समान वातावरण के विचरण के लिए पर्याप्त स्थान, तापमान तथा प्रकाश एवं भोजन आदि की आपूर्ति के द्वारा ही प्रजनन एवं संवर्धन की स्थिति निर्मित होती है। इस विधि के अंतर्गत संकटपूर्ण प्रजातियां निम्नलिखित तकनीकों के द्वारा संरक्षित किया जाता है। इसके लिए क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया जाता है तो आप देखेंगे दोस्तों, एक होता है जीव बैंक यानी होता है जीन बैंक जिसको कह सकते हैं। जीन बैंक में होता है दोस्तों कि मानवोपयोगी जो जीव होंगे एवं वनस्पति संपदा का संरक्षण किया जाता है तथा उद्यानों एवं अभयारण्यों के में बहुता ऐसे जीव जंतु एवं पादप प्राणी प्रजातियां पाई जाती है जिनकी संख्या अधिक होती है। इन पादप प्राणियों में जीन या जो डीएनए होता है एवं बीज को एकत्रित करके सुरक्षित रखा जाता है, इन स्थानों को बीज बैंक कहते हैं। इसका संरक्षण जो होता है दोस्तों अधिक सावधानी पूर्वक किया जाता है। ये जीन बैंक रोग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण इन्हें सुरक्षित रखना कठिन होता है। भारतवर्ष में विभिन्न भागों में 33 वनस्पति उद्यान, 33 विश्वविद्यालय, जैव वैज्ञानिक उद्यान तथा 107 चिड़ियाघर और 40 मृग उद्यान और 33 प्रजनन केंद्र हैं। इन स्थानों में उचित प्रबंधन हेतु भारत सरकार ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की है जो जीन बैंक के प्रबंधन करता है। तब समझ गए होंगे दोस्तों कि जीन बैंक क्या होता है, कि जो प्रजातियां विलुप्त हो रही है उनको एक कृत्रिम तरीके से एक उसके डीएनए के माध्यम से उसको एक बाहरी आवास में उसको संरक्षण प्रदान करना, यानी उसके जो प्रजातियां हैं उसको जीन को ले करके आप देखते हैं जैसे कृत्रिम गर्भाधान वगैरह चीज़ होते हैं तो ये सब चीज़ें क्या है, वो सब चीज़ों को बाहर को संरक्षण प्रदान किया जाता है एक विशेष टेम्परेचर में ताकि उसमें किसी प्रकार का बाहरी इफेक्ट न हो। इसी प्रकार का होता है दोस्तों आपका अगला बीज बैंक यानी सीड बैंक। बीज बैंक की स्थापना ऐसी प्रजातियों के लिए की गई है जिनके पौधे बीजों की लंबी अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत में 4 बीज बैंक हैं। इसकी संख्या अभी अगर बढ़ी होगी दोस्तों तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी तक गूगल करके हमने देखा तो इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आप जैसे कि लिख सकते हैं शिलोंग, अमरावतीपुर, जोधपुर और शिमला में भी स्थापित किए गए हैं। इन बीज बैंकों में बीजों की लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने हेतु समय समय पर उन्हें जीवन क्षमता प्रशिक्षण, सावधानीपूर्वक देखभाल तथा रोगाणुओं से सुरक्षा आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। कुछ विशेष ऐसी उष्णकटिबंधीय प्रजातियां जिसमें प्राकृतिक सुप्रास्थ विलुप्त नहीं हो पाई जाती है एवं एक कम समय तक ही जीवित रहने में सक्षम होते हैं। इन प्रजातियों के पौधों को उगा करके बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है, यानी जो प्रजातियां कम दिनों तक जीवित रह सकते हैं वह विलुप्त होने के कगार पर हैं, वैसे को जो जीव बैंक होता है उसमें इस पौधों को उगा करके सुरक्षित रखा जाता है। इन बीज बैंकों को मुख्य उद्देश्य यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मिट गया है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य है लंबे समय तक के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों को विभिन्न तकनीकों तथा बीजों का एक्स सीटू यानी प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण एवं विश्व स्तर की नई किस्मों के कृषि जातियों को संतति एवं संकरों को जनक पौधों को संग्रह करना। इसके बाद इसकी में तीसरा आता है दोस्तों इन विट्रो। अभी इन विट्रो में देखेंगे तो इस विधि के अंतर्गत पादप प्रजातियों का संरक्षण प्रयोगशाला दशाओं और परिस्थितियों में ग्लास, प्रखनली आदि में किया जाता है। इन प्रजातियों में क्या होता है कि जर्म प्लाज्म संग्रहण के लिए पादप प्रजातियों के प्रभिभाजी शीर्ष या कलिका या फिर तनों या शीर्ष के द्वारा उनके प्रशिक्षण नलिका या प्रखनली यानी टेस्ट ट्यूब बेबी में रख करके वृद्धि कराई जाती है। यानी कि समझ गए होंगे कैसे वृद्धि कराई जाती है दोस्तों। जब जर्म प्लाज्म संरक्षण होता है उसमें प्रजातियों को जो प्रभावी
भाजी जो शिष्य होता है जिससे उसकी नए जनरेशन को उत्पन्न हो जाती है, जिसको कलम कट के लगाना बोलते हैं वृक्ष को, यानी कलिका को काट करके या फिर तने के शीर्ष को काट करके उनको प्रशिक्षण करके उनकी नलिका को प्रखनली में रख करके उसकी वृद्धि कराई जाती है। यह तकनीकी जो होता है दोस्तों, ये उन प्रजातियों के लिए उपयुक्त होती है जिनके बीज बैंक में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। प्रचुर जैविक संपदा तथा रूप धरोहर की रक्षा के लिए उनको संरक्षित करने के लिए किए गए प्रयास ही इस विधि में स्थान दी गई है। यानी कि वैसे जिसका बीज को नहीं रखा जा सकता है उसको, जैसे मान लिया केला के पेड़ हो गया, कोई प्रजाति विलुप्त हो रही है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बीज को संरक्षित नहीं रख सकते, उसके पौधों को कलम काट के ही रखा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है, यानी इन विट्रो बीज को, यानी कलम पद्धति के द्वारा या उसके कुछ जीन के द्वारा उसको निकाल करके संरक्षण प्रदान करना। ये तो हो गया दोस्तों इन सीड विधि और एक्स सीड विधि, अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैव विविधता संरक्षण में वन विभाग की प्रभावी भूमिका, यानी पर्यावरण के संरक्षण बोल सकते हैं या जैव विविधता, तो कन्फ्यूजन ना हो इसमें। जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका होती है वन विभाग की, क्योंकि यह विभाग जो होता है प्रत्यक्ष रूप से वनों एवं जीव जंतुओं को जुड़ा होता है। वन विभाग के द्वारा भी जैव विविधता के संरक्षण हेतु उनके प्रयास किए जा रहे हैं। गुना में वन विभाग जैव विविधता के उत्थान इसकी स्थापना की तैयारी में जुड़ा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के साकार होने पर जहां एक और विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित किया जा सकेगा, वहीं शोधार्थियों को भी रिसर्च करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। जैव विविधता उद्यान जो विकसित होने से विलुप्त प्रजातियों को संरक्षण किया जा सकेगा, वहीं इकोसिस्टम भी विकसित किया जा सकेगा। इसके साथ ही उद्यान में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को पालन, इसके अलावा औषधि पौधे भी रोपित किए जा सकेंगे। तो जैव विविधता के संरक्षण इसमें किया जा सकता है, ये वन विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब देखेंगे दोस्तों कि स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के क्या प्रयास किए जाने चाहिए, पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए, विलुप्त होती प्रजातियों के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो स्थानीय स्तर पर क्या प्रयास करने चाहिए तो उसको देखते हैं। तो हमने जैसा ऊपर में लिखा है इसमें भी इंक्लूड कर दिया है। तो जैव विविधता के संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका वन विभाग की होती है, क्योंकि यह विभाग प्रत्यक्ष रूप से वन एवं जंतुओं से जुड़ा होता है। वन विभाग जो होता है जैव विविधता उद्यान की स्थापना की तैयारी में जुड़ा हुआ है। इस प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश में पर्यावरण के संतुलन बनाने रखने हेतु स्थानीय जनता की वनोपज संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। इसे हेतु जहां एक और अच्छे वनों के संरक्षण की एवं विगत वनों के सुधार की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर वन क्षेत्रों की बाहर भूमि पर जहां भी वृक्ष लगाया जा सके वहां वृक्ष लगाया जाना आवश्यक है। यानी कि वन विभाग के अलावा आपको जहाँ लगता है वहाँ पर वृक्ष लगाया जाना चाहिए। अब इस चीज़ों को आप अपने मन से इंक्लूड करके अच्छे से लिख सकते हैं। जब जैव विविधता पढ़ाएंगे दोस्तों, आप पर्यावरण संरक्षण पढ़ाएंगे तो उसमें और इसको अच्छे से हम पॉइंट बाय पॉइंट करके आपको बताएंगे। इस बस XC2 या NC2 के लिए इसको इंक्लूड किया है। वन विभाग के द्वारा विगत कुछ वर्षों में संयुक्त वन प्रबंधन की विचारधारा को अपना करके विनीत प्रबंधन की एक निश्चित दिशा में परिवर्तन किया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना के बाद ग्राम पंचायतों को संयुक्त वन प्रबंधन समिति से जोड़ा गया है। इस प्रकार के वन क्षेत्रों के प्रबंधन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अतः प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिले के स्तर पर के ऐसे पुरस्कार दिए जाएं ताकि पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट नवीनीकरण में स्थानीय स्तर पर समुचित प्रचार प्रसार हो सके, ताकि पुरस्कृत संस्था व्यक्ति या अन्य संस्थाओं व्यक्तियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य कर सके। तथा इसे हेतु निम्नलिखित पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं तथा महावृक्ष पुरस्कार योजना तथा इंदिरा प्रियदर्शी वृक्ष पुरस्कार योजना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों। लास्ट में आप इसमें निष्कर्ष को शामिल कर लीजिएगा। तो ये हमने 8 पेज में लिखा हुआ है सारा चीज़। तो 8 पेज में कम से कम अगर देखेंगे दोस्तों तो नहीं पर भी तो 8 दूना के लगभग हमको लगता है कि 1200-1500 शब्द से कम नहीं होंगे। तो आप इसको आसानी से इसको एक इतना भाषा में अगर लिख के आइएगा मेंस एग्जाम तो बहुत अच्छे से आपका नंबर देगा। जो 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपका पर्यावरण से, आप जो भी PSC एग्जाम दे रहे हो उसमें 35-40 जो भी प्रश्न रहते हैं तो एक प्रश्न का रेशियो यही रहता है। तो 35 नंबर का जो प्रश्न रहेगा उसमें शाम से आप 27, 28, 29 नंबर ला सकते हैं। तो इस तरह से पूरे पर्यावरण का नोट जब तैयार हो जाएगा दोस्तों तो अगर आपको चाहिए तो दे भी देंगे आप लोगों को। अब बहुत जल्द मेरा लगभग 2 से 3 दिनों में तैयार हो जाएगा, क्योंकि सारे टॉपिक हमने लगभग नोट डाउन कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।